ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार जैदी। जहां न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ एंड रिव्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत हूं। हमारे इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं चीफ़ एडिटर रोज़नामा जहां सैयद हसन वकार तुराब साहब, और दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ तजिया निगार साजिद बंगियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। और बंगियाल साहब आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रोग्राम का आप सर समझ ही रहे हैं, आईनी तरमीम और हुकूमत की जल्दबाजी। तो मैं इस पे बड़ा परेशान भी हूँ और देख भी रहा हूँ, मेरे साथ और भी कौम के जो लोग हैं वो भी देख रहे होंगे। क्या समझते हैं सर, ये जो एकदम से हुकूमत ने जल्दबाजी 25 तारीख डेडलाइन एक लगा दी है, उससे पहले डे एंड नाइट इजलास, मुख्तलिफ राब्ते लोगों से, शख्सियात से, फिर ऊपर से बिलावल भुट्टो साहब की आपने तकरीर भी सुनी होगी कि मैं ये मज़ीद राब्ते भी करवा दूंगा। क्या कहते हैं सर, ये क्यों जल्दबाजी है? तुराब साहब, आपकी बड़ी नज़र होती है सियासी जमातों पे और उनकी वो जो एक्टिविटी होती है वो आप बड़े गौर से यानी कि उसका मुशाहिदा करती हैं। क्या कहती हैं, ये क्यों जल्दबाजी है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत और या उसके इत्तेहादी, ख़ासकर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और ये सारे जितने अलाइंस में हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इनको कौम का इतना ख्याल है, वो एक लम्हा भी नहीं ज़ाया करना चाहते कि ये जो महरूमियत है आवाम में, कौम में, अदलिया में, कि इंसाफ से महरूम रखा गया है। 72 साल 73 साल होने को हैं, तो वो जल्द लाजिम बात है, खुशी की बात है, खुशी जितनी जल्दी मिल जाए इस वजह से वो इतनी जल्दबाजी में हैं। और एक मौका है, ईद जैसे आती है तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, तो बच्चों की जो खुशी होती है वो आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी में होते हैं, जो वालिदैन होते हैं वो थोड़े से संजीदा रहते हैं और उनकी तैयारी वालिदैन ने पहले से शुरू की होती है ताकि कोई एंड टाइम पे ना कोई मसला ना हो। तो हमारी पोजीशन ये है कि हम एक, चूँकि हमारे सामने एक दीवार नज़र आ रही है हमें, वो ये ना हो कि गिर जाए और सारे जो इंतज़ामात हैं उस दीवार के नीचे आ जाएं। तो उस दीवार से बचने के लिए, चूँकि वो 25 तारीख बड़ी अहम है, उससे ये डर रहे हैं। मुझे नहीं इल्म, डरना तो खैर इनको आता ही नहीं है, ये डरते नहीं हैं। आप कह रहे हैं डर रहे हैं तो फिर नहीं, डर नहीं रहे। हाँ, वो जैसे कहा जाता है ना कि इससे पहले कि आपको मारने के लिए खड़ा कोई हो, नेतन्याहू का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस जालिम ने यही कहा है कि इससे पहले कि हमें कोई मारने के लिए खड़ा हो, उसको हम ये मौका ही ना दो कि वो आपको मारे। उस मौके से पहले ही, उस वक्त से पहले उसका कला कमा कर लो। तो ये भी वो जो 25 तारीख के बाद वाला की तारीख है, 26 तारीख, उस से बचने के लिए, या उनके जहन में ये है कि इन 26 को कुछ अनहोनी हो जाए। नहीं सर, क्या होगी, क्या हो सकती है वैसे, आप क्या कहते हैं? चलें फ़र्ज़ करें 25 तारीख इन्हीं राब्तों में गुजर जाती है, कोई वाकई कोई मसला हो सकता है? ये मंसूर शाह साहब, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस दिन पाकिस्तान के बाद कोई हालात ऐसे हो जाएंगे कि इनका हुक्म नहीं चलेगा या ये इनकी हुक्मरानी नहीं रहेगी। तारीख़ बदलेगी। मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो रुखसत हो जाएंगे। आने वाले चीफ़ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब, उनकी आमद का दिन है, तो पता नहीं ये परेशान है। हो सकता है कोई इनको उनसे ख़तरा लाहिक हो, बाज़ बातें मुँह से निकल ही जाती हैं। उन्होंने वज़ीर दिफ़ा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने अब वो महफिल में समझ लें कि कहा था, यानी ढकी छुपी बात नहीं की थी, ऑन एयर बात की थी, बड़े चैनल पे बात की थी कि अगर ये इलेक्शन का ऑडिट हो तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब इलेक्शन के ऑडिट से ये क्यों डर रहे हैं? वो तो जैसे
फॉर्म 47 का जो किस्सा है, 47 को फॉलो ना किया जाए, 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनाए गए होते तो उसमें ये सारी क़यादतें जो हैं नवाज शरीफ समेत, मरियम समेत, ये ख्वाजा आसिफ समेत, ये सारे रगड़े जाते हैं। तो और अगर इनके इल्म में है, इसमें जो पोशीदा बात है या जो बुनियादी बात है वो ये है कि एक अगर तो ऑडिट हो जाए, ऑडिट में जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर वहाँ ये साबित हो जाए कि इस वक्त जो अक्सरियत हुकूमत में बैठी हुई है ये सारे धोखेबाजी से और जो मैनिपुलेट करके जो जिस तरह नताइज बनाए गए उसके ज़रिए इनको ये हुकूमत दी गई है, तो क्या साख रह जाती है आपके इदारों की, इलेक्शन कमीशन की या इन लोगों की कि देखें इनको जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाया जाता था, क्या परवेज़ मुशर्रफ ने सादिक और अमीन का एक बनाया था क्राइटेरिया। सादिक और अमीन को हमने बड़ा पेचीदा कर दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक ले गए, लेकिन मैं तो नहीं, तशरीह जो मेरे जहन में थी उनको पता नहीं उन तशरीह क्यों नहीं कर सके कोई भी, कि उन्होंने एक आपको जब दे दिया कि ये आपने इसके मुताबिक अपने कवायफ दर्ज करने हैं या इलेक्शन कमीशन को सबमिट करने हैं, तो उसके मुताबिक अब अगर उसमें कोई आपने गलती की और वो बाद में साबित हो जाए कि आपने झूठ बोला था, हकीकत पर मबनी वो कागजात फिल नहीं हुए थे, तो आप उस कागज़ के मुताबिक यानी झूठे को झूठा, और अगर उस उन कागज़ों के मुताबिक कोई उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, वो सच साबित है, तो आप सादिक हैं। सादिक का मतलब वो लक़ब नहीं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर अपनी ये जो बयानबाजी है या बयानियत है ये देना चाहिए अपनी हद में रहकर। जी अच्छा, मैं साजिद बंगियाल साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी तुराब साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, ये बताएं क्या वाकई ये आवाम को खुशी, आवाम को जो खुश देखना और खुशी ये जो दे रही हैं, ये हुक्मरानों की कोई तरजीह है? आप क्या समझती हैं कि 25 तारीख से पहले उन्होंने कहा ना कि वो एक खुशी देना चाह रहे हैं जी, ये हुकूमत की कोई तरजीह है कि ये खुशी दे ही दें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सईद हसन कार तुराब साहब ने फरमाया, मेरे हिसाब में शायद उन्होंने तंजिया ये बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो 25 से पहले ये जितने इजलास हैं रात दिन आपने देखा है, सुबह भी जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि पहले 9 का टाइम हुआ, फिर 12 का, फिर आगे, तो इस तरह से कौमी असम्बली का इजलास भी हैं, साथ साथ मुराद फजलमान से सारी जो आप कह सकें कि बड़ों के कहने पर सारी जो जमातें सियासी उनके बिलखसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपने जिक्र किया है, वो भी, बल्कि बीच में किसी दोस्त ने सवाल भी किया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब गौर साहब को फरमाया कि अगर आपको बानी पीटीआई से मुलाकात जो है वो अगर नहीं तो मैं खुद इजाज़त लेकर देता हूँ, तो किससे लेके देते वैसे? हाँ, ये दो बातें। एक तो ये होता है कि रूटीन में जो जेल में लोग होते हैं, आम जो कैदी होते हैं, उनके लिए अमूमन ये होता है कि जेल सुपरिटेंडेंट या किसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट से पूछा बताया, या कई दफ़ा हम जैसे जर्नलिस्ट साहब कहते हैं कि जो मेरा डिप्टी से वास्ता है तो उसको फ़ोन कर दूँ। दूसरा ये होता है कि इस किस्म के जो कैदी होते हैं, जिस तरह कैदी नंबर 804 है, तो वो एक हाई प्रोफाइल केस है, तो उसके लिए स्पेशल किसी बड़े सियाने बंदे से फिर वो इजाज़त लेनी होती है या उसने इख्तियारात दिए होते हैं। एक बात तो ये होगी। अब हम भुट्टो के इतने हैं ज़ाहिर एक बड़ी पार्टी के वो सरबराह हैं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया था 25 से पहले खुशी का, मैं तो जी बंगियाल साहब वो बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा डायरेक्शन जारी कर दी है। पुराना फैसला जो फैसला था वो सही है। अगर मखसूस कौन से वाला फैसला? पुराना मखसूस नशिस्तों वाला। जी अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो सबसे बड़ी पार्टी के जो रहनुमा सरबराह हैं वो अंदर हैं इस टाइम जेल में, तो जी वो तो खुद अपने लिए इजाज़त दिलवा भी सकते हैं। अच्छा जी, मेरा आपसे इत्फाक भी है और इख्तलाफ इस बात की है कि आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपके सवाल का ये था कि ये जो गवर्नमेंट है, जिस तरह शाह साहब ने फरमाया था कि ये किस खुशी की बुनियाद पर ये जल्दबाजी कर रहा है और बिलखसूस इससे अवाम को क्या फ़ायदा हो, बल्कि ये बेहतर आपके सवाल का।
पहली बात तो ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है उसको आप पिछले 16 महीने बीच में निकाल दें, जब से ये गवर्नमेंट आई है अभी तक मैंने बतौर जर्नलिस्ट भी और बतौर पाकिस्तानी भी अभी तक मैंने नहीं देखा है कोई एक आध भी ऐसा बिल असेंबली में पेश आया हुआ जिससे हमारी बेरोज़गारी में कोई फ़र्क पड़ा हो, जिससे हमारी जो महंगाई है उससे कोई फ़र्क पड़ा हो, जिससे बिजली के बिल हैं या बेरोज़गारी या बाकी चीज़ें जो हैं। बल्कि ये जितनी चीज़ें हैं ये अपनी ज़ात को, अपनी पार्टी को, अपने ग्रुप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए किए जा रहे हैं। अभी जो बात आपने पूछी थी उसका मैं भी जवाब दे रहा हूँ। शाह साहब ने मुझे अपने हिसाब से वो जवाब ये दिया है कि 25 से पहले इसलिए ज़रूरी है कि आप, मैं थोड़ा सा अपने जो नाजरीन हैं हमारे उनको मैं थोड़ा सा माजी में भी ले जाऊँगा कि ये हमारी कौम की ये रवायत रही है कि आप 76-7 से देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़िया-उल हक़ को बहुत से लोग क्रॉस कर लिए, इसलिए आर्मी चीफ बनाया था कि ये मेरा ताबेदार है। इसके बाद आप बेनज़ीर की मिसाल ले लें, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को लाया। अब भी आपने देखा होगा कि जुडिशरी की तारीख में जब साकिब निसार आए थे तो मुस्लिम लीग नून का या उनके जो बेख्वाह हैं उनका शायद ये इरादा भी था, उनका ख्याल भी था, उनकी उम्मीदें भी वाबस्ता थी कि चूँकि साकिब निसार उनकी एक फर्म के लीगल एडवाइज़र भी रहे हैं, उनकी वजह से वो जज बने तो शायद उनको कोई देंगे। ये चीज़ आजकल पीटीआई के जो बेख्वाह हैं या पीटीआई के जो लोग हैं, कारकुन हैं, वो ये समझ रहे हैं कि सैयद मंसूर अली शाह साहब जब आएंगे तो मेरे ख्याल में पीटीआई के जितने मामलात हैं शायद बेहतर, या आप ये समझ लें कि वो इंसाफ करेंगे, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट काजी फायज़ साहब की पहले एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, उसके बाद ये हुआ है। अब बात ये है कि जो आपका सवाल दूसरा था बिलावल भुट्टो जरदारी वाला, वो तो वैसे मैं आपको बता रहा था ना कि वो खुद बड़ी पावर रखती है पीटीआई इस टाइम नहीं। बीच में जो बात 47 वाले फॉर्म की जैसे हो रही थी और मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला था, मखसूस नशिस्तों का सारी दुनिया को पता है कि टेक्निकली एक चीज़ ये होती है कि ये लोग समझते हैं कि इमरान खान को लोगों ने 8 फरवरी को बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं, लेकिन टेक्निकली बात है कि इमरान खान को चूँकि बल्ले का वो उस वक्त इंतखाबी निशान नहीं था तो टेक्निकली कानूनी आइनी तौर पर उनको वो सीटें मिलनी नहीं थी। बाद में पीटीआई ने भी जल्दबाजी में पहले ये जो सुन्नी महाज है, ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म से किया। उसमें टेक्निकल जवाब ये था कि चूँकि उन्होंने ऑलरेडी साहबजादा साहब ने चूँकि उसके लिए अप्लाई नहीं किया था। अब दुनिया को भी ये पता है, मुझे भी पता है, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि ये जो नशिस्तें हैं असूली तौर पर ये पीटीआई का ही, इस टाइम वो पीटीआई को ही मिलनी चाहिए। अच्छा तुराब साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी इन्होंने भी कह दिया कि ये पीटीआई को मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन जारी कर दी है, लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि इलेक्शन कमीशन ने अमूमन जिसकी हुकूमत होती है, हम एक हमारा कियास है कि इलेक्शन कमीशन उसकी ज़्यादा सुन रहा होता है। इलेक्शन कमीशन अभी तक किसी न किसी वो जो ताख़िरी हरबे है ना उसका इस्तेमाल करता हुआ महसूस हुआ है। आप क्या कहते हैं, अभी फिर वो वही करेगा, ये कोई डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल होगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से? क्या दूसरी सूरत में कोई तौहीन अदालत वाली बात हो सकती है वाज़ा डायरेक्शन के बाद, वो जो पिछला फैसला है? और तीसरे नंबर पे क्या ये 25 तारीख से पहले मुमकिन है कि इसका कुछ हो जाए, हल निकल आए मखसूस नशिस्तों का? देखें जी, इस वक्त पोजीशन ये है कि जितनी ताबेदार ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं या सारा इलेक्शन कमीशन है, इतना ताबेदार इदारा मिसाल नहीं मिलती। यानी ताबेदार ये इसलिए नहीं कि वो हुकूमत का ताबेदार है, वो कौम का ताबेदार है, वो कौम की उमंगों को देख रहे हैं कि कौम के साथ ज़्यादती ना हो जाए। क्यों कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का तो मेरे ख्याल में उनके सामने उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला जो है, अगर वो गलत उनके मुताबिक गलत है, क्योंकि अगर गलत ना होता तो वो उसी वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नशिस्तें कहाँ देते, पीटीआई को देते, क्योंकि उन्होंने तमाम तरीक़ाकार भी वाज़े किया। और इस पे मैं क्या कहूँ, इसमें मसला ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अगर जज हूँ या कोई भी मुनसिफ है, वो अगर देख रहा है कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को कत्ल किया,
लेकिन वो उसके सामने जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो सिर्फ ये देखता है कि एक बंदा क्या सबूत दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, और वो उसने अपनी आंखों से अगर देखा है कि यानी यूँ समझ ले वो ऐनी शाहिद है। ऐनी शाहिद क्या किसी से पूछेगा कि भाई मेरे बताओ वाक़या क्या था, तुम बताओ। एक कत्ल का अगर वाक़या है तो एक कातिल को बचा रहा है और दूसरा जो है वो जिस पे ज़ुल्म हुआ उसकी हक में बोल रहा है। और लेकिन इत्तेफाकन जज जो है उसने वाक़या ख़ुद देखा ही अपने आँखों से। अब ये अदालत का निज़ाम है या क्या है कि वो जो जज ख़ुद उसमें पार्टी नहीं बन सकता, लेकिन जज अब जज क्या करेगा? जज कोई और अदालत भी लगेगी, वहाँ किस तरह जवाब देगा कि मैंने देखा था, लेकिन चूंकि वकील ने जो मज़लूम का वकील था वो इतना ज़ोरावर नहीं था या उसकी इतनी पोटेंशियल नहीं थी, वो पेशावराना तौर पर नहीं सका, माहिर नहीं था, तो जो दूसरा बड़ा वकील था वो पेशावराना तौर पर इतना माहिर था कि मुझे उसके जो दलाइल थे मुझे मानने पड़े। सही। बेशक मैं आंखों देखा, ये मेरे सामने ये वाक़या हुआ था, मैंने तो चूँकि मैं निज़ाम का वो था कैदी था, तो मैंने तो निज़ाम के तहत करना था। और अब अगर उसने देखा है कि कातिल कौन है और वो उसको क्या उसको कहते हैं बेकसूर करार देता है कातिल को, तो वो उसके ज़मीर पे क्या असर होता है, वो दिन रात उसके बाद कैसे सोता है, ये मैं नहीं समझ सकता। इस वक्त हमारी हालत ऐसी है कि हम देख रहे होते हैं क्या आवाम, क्या इदारे, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या ये इलेक्शन कमीशन, अगर आईटी ने इतना हमें इल्म की तरफ या मालूमात, इतनी मालूमात हमें मिलती हैं इस के ज़रिए मौजूदा दौर में, अब तो वो अंधेरे वाली बात ही नहीं है। दिन रात एक है, बच्चे अब 2-2, 3-3 बजे सोते हैं। किस वजह से? इस आईटी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, ये जो हमें सहूलतें मिल गई हैं। पहले ज़माना हो गया कि पीटीवी 4 बजे शुरू होता था, 10-11 बजे तराना सुना के फरमान इलाही पे उसके बाद रोज़ाना तराना होता था। अब तो न मुझे यानी अगर देखा जाए कि ना हमारी सुबह होती है ना शाम होती है। उस वक़्त अगर आगाज़ होता था तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ होता था सुबह, या शाम में भी अगर ट्रांसमिशन शुरू होती थी, और तिलावत पे आगाज़ होता था, तिलावत पे इख्तिताम होता था। अब जब दिन रात एक है तो उसमें न बिस्मिल्लाह है न सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम है। तो अब आप खुद ही देख लें, इसके बावजूद आज भी हम नहीं जानते, अगर कौम जानते हुए भी उनको बेवकूफ़ बनाया जाए कि नहीं हालात आप जो बता रहे हैं वो नहीं है, हम जो बता रहे हैं वो हैं, तो फिर देखें ये कौम, कोई भी कौम इस तरह नहीं चल सकती। सर, तो फिर क्या आप समझते हैं ये सारी चीज़ें अगर इस तरह रहीं तो जो कौम को खुशियाँ मिलने वाली थी वो एकदम से वो हिजान अंगेज़ी में बदल जाएगी, तशवीश का बाइस बन जाएगी, और फिर देखिए कौमी कोई ना मुझे ये एक और चीज़ समझ नहीं आती कि जो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी जिसको मस्बत करार देते हैं, उसको इमरान खान नेगेटिव क्यों कहते हैं? जो चीज़ इमरान खान मस्बत करार देता है उसको शहबाज शरीफ साहब या इरफान सदीकी साहब या कोई भी, यानी एक फरीक जो है वो जिस पे बात करे, वो दूसरा फरीक जो है वो क्या करे, उससे इख्तिलाफ करे। और ये अब दिमाग की क्या है अप्रोच दिमागी कि एक बंदा उसको समझता है कि ये स्याह है, दूसरा समझता है कि सफ़ेद है। हम इस चीज़ में इस वक्त मुब्तला हैं, उलझे हुए हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा। हम तवील अरसा हो गया इस कौम पे जो मसाहिब हैं, यानी एक तो उलझने हैं ना इंतज़ामी अमूर की या सियासी और ये वो, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी अभी तक हम नहीं समझ पाए
कि हमारा दुश्मन क्या है। तो जब उस चीज़ पे हमें नहीं समझ आती कि दुश्मन हमारा कौन है, इन मामलात में हम क्या समझेंगे। कौम का एक मसला तो दहशतगर्दी आपने बयान किया, महंगाई मेरे ख्याल में सबसे मेन मसला है। जो वसाइल हैं, जो इंसान के वसाइल हैं, उसमें कमी होना, महंगाई ज़्यादा होना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये आईनी तरमीम कोई कौम का मसला है। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ ना, आपने जो बात की, देखें कल इरफान सदीकी साहब की मैं इसलिए बात करता हूँ बार बार हर प्रोग्राम में कि इरफान सदीकी साहब एक कलम हाथ में लिए वो शख्सियत हैं। फिर वो बच्चों की तरबियत के हवाले से उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो टीचर रहे हैं। तो अगर ऐवान में आकर वो भी बहकी और इस तरह की बातें करें, अब जो कल उन्होंने बात की है कि एक फूंक की देर है, अब वो फूंक किसने मारनी है? इरफान सदीकी साहब आपने मारनी है, या वो जो एक मशहूर फूंक वाले हैं जो फूंक करते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। फूंक मारनी है तो मार दें। अब फूंक मारने में अगर आप, वो एक लतीफ़ा भी आया था कि किसी ने मशवरा दिया कि यानी मवेशियों का डॉक्टर था, उसके पास एक आया मसला, तो उसने जो मसला लेकर आने वाला था, उसने कहा जो भैंस है तुम्हारी बीमार है, तो ये मैं सफूफ दे रहा हूँ, आपने इसको भैंस को इस तरीके से, तो वो जब तरीका उसने बताया वो फूंक मारने का, तो उसने वो फूंक मारने में क्या कर दी, थोड़ी सी देर कर दी, बजाय इसके कि पहले वो फूंक मारता, वो भैंस ने फूंक मार दी। तो देर नहीं करनी चाहिए। अगर फूंक से, देखिए फूंक से जो ये किस ज़माने की और क्या बातें कर रहे हैं या इरफान सदीकी साहब, फूंकों से तो कवानीन, और जो 72 साल से बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी 2006 से ये मसला चला आ रहा है, और ये कौन सी फूंक है जो 2006 से मारने की आप कोशिश कर रहे हैं और अभी तक वो फूंक नहीं मार सके। सर, फ़लस्तीन पे काबिज़ इसराइल की जानिब से वो जो आपने अभी कहा ना देर नहीं करना चाहिए, वहाँ बहरहाल उन्होंने बड़ी जल्दबाजी की। जो काबिज़ इसराइल है उसकी जानिब से इस्माइल हानिया जो हमास तंजीम के सियासी विंग के सरबराह रहे हैं, और उसके बाद अब जो एक और उनका ये आप क्या कहते हैं, जो पे दर पे हमले हो रहे हैं, उधर हिज़्बुल्लाह की जानिब सर जो सारा ये लिबनान में और ये सारा मामला शुरू हो, क्या कहते हैं इसका एंड कहाँ तक पहुँचेगा? क्या आप महसूस कर रही हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की जानिब से तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया अभी तक? देखें, खुशी की बात यह है कि अगर इसराइल, अमेरिका या उसके जो इत्तेहादी हैं या उसके जो मकरूज़ हैं, उनका बस चले तो ये तो अमेरिका और दूसरे उसके इत्तेहादी तो ये चाहते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा उठे ही ना, या सामने कोई आए ना कि जो हमारी तरफ घूर के भी देखे। ये बड़ी हिम्मत है फ़लस्तीनियों की और रूसियों की, बैरूत लबनान के बाशिंदों की, मुजाहिदीन की, ईरान, शाम और यमन के लोगों की, कि वो तैयार हैं। उनको पता है कि हम अगर इस जंग में इन्वॉल्व होंगे तो कितनी बड़ी तबाही होगी और हमारे साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने एक साल से देखा भी कि इसराइल पे हमला करने के नताइज फ़लस्तीन में, गज़ा की सूरत में क्या सामने आए। लेकिन ये एक अजीब हैरत में डालने वाली ये वाले वाक़यात हैं कि जहाँ इतने बड़े पावरफुल और जो हथियारों के मौजूद हैं, मौजूदा जदीद हथियारों के, उसमें हर किस्म का हथियार उनके पास है, और ये गुलैलों से मुकाबला करने वाले, अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दी कि आज वो रॉकेट या ड्रोन से भी हमले करते हैं। तो अब आज की जो पोजीशन है वो ये है कि आज बैरूत से हमला हुआ है। नेतन्याहू का जो दफ्तर है उसके मुताबिक उस नेतन्याहू की रिहाइशगाह पे हमला हुआ, और उसकी खुशकिस्मती ये कि वो वहाँ मौजूद नहीं था, न वो मौजूद था न उसकी बेगम मौजूद थी। और
आज ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कि अभी 1 घंटे पहले की जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक बैरूत से हैफा पे और उनके सीज़ारिया उनका एक इलाका है, वहाँ पे निहारिया और रास नपूरा में पे हमले हुए हैं। और ये कैजुअल्टीज़ क्या हुई हैं क्या नहीं हुई हैं इसका तो चूँकि इसराइली हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि ये दुनिया को ना पता चले। बहरहाल ये जो वाक़या है इससे भी इसराइल की जो ख़दशात हैं, परेशानियाँ वो बढ़ेंगी। और ये अल्लाह की का करम है कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत हौसला मुजाहिदीन को दिया है। और वो अभी तक इतनी बड़ी लॉस के बाद कि इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह और हाल ही में यहया सिनवार को जिनको हमास की क़यादत दी गई थी वो भी शहीद हो गए। अब जितनी खुशियाँ वो मना रहे हैं इसराइल या अमेरिकन कि हमने इनकी क़यादत को जो है ख़त्म कर दिया, लेकिन कल खामनाई ने ये बयान दिया है कि हमास कमज़ोर नहीं और मजबूत और पुख्ता इरादों से और ताकत से इसराइल पे वार का करेगी। हमास की जो जिहाद तंजीम है, तो ये हौसला हमारे हौसलों को बुलंद करता है। और इसराइल की नाबूदी जो है वो हमें समझ आती है कि अगर वो मुमकिन हो सकती है तो इन हौसलों के ज़रिए नहीं, जो हौसले खोए हुए हैं और जिनको अपने उसमें नशे में, दुनियावी मोहब्बत में दुनिया ने उनको घेरा हुआ है, दुनिया की मोहब्बत ने, आसाइश ने, वो अगर इस तरफ नहीं सोचते तो नुकसान। हम तो दुआ हमारी ये है कि जो इस वक्त ख्वाब गफलत सो रहे हैं अल्लाह उनको जगाए और अपने जो इस्लामी बरादर हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं जिन पे इसराइल इस बेदर्दी से जुल्म कर रहा है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नई अमल मैदान में शामिल हों और इस जिहाद का हिस्सा बनकर इसराइल की जो सरकूबी है उसमें कदम से कदम मिलाए हर बच्चा, हर बड़ा, हर मुल्क और हर कौम। तो तभी इसराइल की को समझ आएगी और अमेरिका को समझ आएगी कि हमारी तबाही मुमकिन है या नहीं। इस वक्त तो वो नहीं खुशियाँ मनाते हैं। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम को सुन के आप यकीनन समझ जाएंगे कि अवाम का मसला आइनी तरमीम है या कुछ और। बहरहाल ये किसी और का मसला भी हो सकता है। नहीं शाह साहब, इस पे हम ये नहीं कहते। इस पे अगर हुकूमत पॉजिटिव और मसवदा ऐसा लेकर आ जाए कि जिसमें तमाम पार्टीज, और अल्लाह करे कि कोई पार्टी पीटीआई समेत ये ना हो कि पीटीआई के लिए कोई ऐसे वो लेकर आ जाएं, सहूलतें मराहत उनको दे दी जाएं और वो भी जो मुल्क और कौम के मफाद में ना हो, ऐसा मसवदा मंजूर करने पे मजबूर हो, जो किसी के को बचाने के लिए या फर्द वाहिद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ना हो, मुल्क को कौम का मफाद में रोशन मुस्तकबिल इससे सामने आए। जी, अपनी आरा से हमें आला कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते जाएं। अपने मेहमानों हसन वकार तुराब साहब, साजिद बंगियाल साहब समेत आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।